हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे 9 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। ये आपके सभी स्टेट पीसीएस के साथ साथ में एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर पर हम लोग अपनी इस क्लास में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं आज की क्या महत्वपूर्ण खबर है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली खबर क्या है, डीआरडीओ और वायुसेना के द्वारा यहाँ पर देखा जाए टेक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन हथियार प्रणाली जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, देखते हैं। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा के चांदीपुर तट से टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन हथियार प्रणाली का पहला सफल परीक्षण किया है। ये जो TARA भारत की पहली स्वदेशी गाइडेड वेपन प्रणाली है जो साधारण बमों की सटीक निर्देशित स्मार्ट हथियार में परिवर्तित करती है। चर्चा करें, ये प्रणाली बमों की मारक दूरी, सटीकता और लक्ष्य भेदन क्षमता को बढ़ावा देती है, जिससे लड़ाकू विमानों को दुश्मन के नजदीक जाने की आवश्यकता कम हो जाती है। यहाँ पर चर्चा करें, TARA को मॉड्यूल तकनीक पर विकसित किया गया है जिससे इसे विभिन्न प्रकार के हथियारों के साथ उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर चर्चा करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत के स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि भी बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो TARA हथियार प्रणाली है इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया था, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उड़ीसा के चांदीपुर तट से किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो बम होते हैं, ठीक है, साधारण बम होते हैं, उनको देखा जाए निर्देशित स्मार्ट हथियार में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीएम कुसुम 2.0 योजना जल्द होगी लॉन्च। चर्चा करें, केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से जल्द ही पीएम कुसुम 2.0 योजना लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसका मसौदा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तैयार कर रहा है। देखा जाए तो योजना के तहत किसानों को खेतों में ऊंचे ढांचे पर सोलर पैनल लगाकर 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। यानी कि जो किसान है उनके खेतों में क्या किया जाएगा कि ऊंचे ऊंचे ढांचे पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे लगभग 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाए खेतों के माध्यम से ही। ऐसा सरकार का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम कुसुम 2.0 योजना सरकार लॉन्च करने वाली है। देखा जाए, इससे किसान फसल उत्पादन के साथ साथ में सौर ऊर्जा बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। विशेषकर फल और सब्जी उत्पादक किसानों को इससे अत्यधिक लाभ होगा। योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि में उपयोग होने वाली डीजल पंपों को पूरी तरीके से सौर ऊर्जा आधारित प्रणाली में बदलना है। ठीक है, देखा जाए प्रस्तावित योजना का कुल परिव्यय लगभग 55,000 करोड़ रुपए होगा तथा इसमें बैटरी स्टोरेज और फीडर स्तरीय सोलराइजेशन पर भी जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो पीएम कुसुम 2.0 योजना है इसको संचालित किया जाएगा। अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जल्द ही इस योजना को लॉन्च कर लिया जाएगा। आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। कर्नाटक ने बेंगलुरु एयरपोर्ट सिटी में विजडम वैली परियोजना का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य नीति आयोग, यहां पर देखा जाए जो कर्नाटक राज्य नीति आयोग है और योजना आयोग, उसने बेंगलुरु एयरपोर्ट सिटी में विजडम वैली नामक विश्व स्तरीय नॉलेज सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। यह परियोजना कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट विकसित की जाएगी तथा इसका उद्देश्य शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना है। यहाँ पर बात करें, लगभग 15,500 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ठीक, देखा जाए तो 463 एकड़ क्षेत्र में फैली यह परियोजना में बिजनेस पार्क, ग्लोबल इनोवेशन हब, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, जिला कॉन्सर्ट एरिना तथा कन्वेंशन सेंटर विकसित किया जाएगा। परियोजना का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों, अनुसंधान केंद्रों और ज्ञान आधारित उद्योगों को एकीकृत कर शहरी ढांचे में जोड़ना है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। हमारी अगली खबर क्या है, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मनरेगा योजना थी इसका नाम विकसित भारत जी राम जी योजना कर दिया गया था। तो यहाँ पर मनरेगा से सवाल पूछा जाना लाजमी है आपकी परीक्षा में। अब यहाँ पर देखा जाए, एक यहाँ पर मनरेगा से संबंधित क्या डेवलपमेंट हुआ है कि 2025-26 के दौरान, जो वित्त वर्ष 2025-26 है, इस दौरान रोजगार और कार्य दिवस में, ठीक है, जो रोजगार और कार्य दिवस है इसमें गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, रोजगार और कार्य दिवस के दौरान गिरावट दर्ज किया गया है। चर्चा करते हैं। नरेगा संघर्ष मोर्चा और लिबटेक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के दायरे और रोजगार सृजन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नरेगा संघर्ष मोर्चा और लिबटेक इंडिया की रिपोर्ट है। ठीक है, द हिंदू में ये खबर प्रकाशित हुई थी, वहां से लिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 का जो वित्त वर्ष है इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसका नाम अब परिवर्तित करके जी राम जी योजना कर दिया गया है, विकसित भारत जी राम जी योजना कर दिया गया है, उसमें देखा जाए
तो रोजगार सृजन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजीकृत परिवारों की संख्या यहां पर देखा जाए जो बढ़कर कितनी हो गई है, पंजीकृत परिवारों की संख्या बढ़कर 15.46 करोड़ हुई है, लेकिन रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या देखा जाए तो 44 लाख तथा श्रमिकों की संख्या 6.7 लाख की कमी आई है। ठीक, परिवारों की संख्या तो बढ़ी है यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत, लेकिन जो रोजगार पाने वाले परिवार हैं उनमें 44 लाख की तथा श्रमिकों की संख्या में देखा जाए तो 67 लाख की कमी आई है। योजना के तहत सृजित कुल कार्य दिवस कितना है, 268.44 करोड़ से घटकर कितना हो गया, 210.73 करोड़ रह गया है। यानी कि कुल 210.73 कार्य दिवस 2025-26 के दौरान ही सृजित हो पाए, जबकि औसत कार्य दिवस देखा जाए घटकर कितना रह गया, औसत कार्य दिवस 62.92 दिन रह गया। यानी कि जो वित्त वर्ष 2025-26 था, इसमें पूरे देश का अगर औसत निकाला जाए तो पूरे साल में कितने दिन कार्य दिवस रहा, तो केवल 42.92 दिन रहा। इस रिपोर्ट को आप अपनी मुख्य परीक्षा में मेंशन भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, 100 दिन का पूर्ण रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 40.5% की गिरावट दर्ज की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा पारित विकसित भारत गारंटी रोजगार फॉर एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 जल्द ही मनरेगा के स्थान ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जो मनरेगा है, मनरेगा के स्थान पर अब ये योजना पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दी गई है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन खास बात आपको याद ये रखना है कि जो मनरेगा है, मनरेगा से संबंधित जो डाटा यहाँ पर दिया गया है, यह डाटा आपके मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगली खबर क्या है, एनसीआरबी की रिपोर्ट, कुल अपराध में यूपी 18वें स्थान पर। हमने एनसीआरबी की रिपोर्ट में पिछली क्लास में भी चर्चा की थी, आगे भी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट छोटी रिपोर्ट नहीं होती, अच्छी खासी बड़ी रिपोर्ट होती है। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और चाहे वो उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में हो या फिर राष्ट्रीय परिदृश्य में हो, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आते जाएंगे आपके समक्ष, डेली प्रेजेंट करते जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल अपराध के मामले में देश में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए 18वें स्थान पर है। यानी कि उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, ये आपको याद रखना है, 18वां स्थान है। ठीक है, वर्ष 2024 में देश भर में 35.44 लाख आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। इसमें से देखा जाए तो 400, यहां पर लिखा है 4.3 लाख, यानी कि 4,30,000 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए थे। जो 34 लाख मामले दर्ज हुए थे, 35,44,000 मामले दर्ज हुए थे, उनमें से देखा जाए 4,30,000 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं 2024 के दौरान। प्रदेश में अपराध की दर 180.2 प्रति लाख आबादी रही, जो राष्ट्रीय औसत 252.3 से कम है। महिलाओं की विरुद्ध देखा जाए अपराध, डकैती, लूट, चोरी और अपहरण के मामलों में गिरावट दर्ज हुई है, जबकि घरेलू उत्पीड़न के मामले में देखा जाए मामूली वृद्धि भी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। यानी कि जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध है, डकैती है, लूट है, चोरी है, अपहरण है, इन सब मामलों में देखा जाए गिरावट दर्ज की गई है, जबकि जो घरेलू उत्पीड़न के मामले हैं इनमें देखा जाए मामूली वृद्धि देखी गई है। आगे चर्चा करें, दहेज हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति चिंताजनक रही है। राज्य में दहेज हत्या की दर 1.8 दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत 0.8 से अधिक है, और इस श्रेणी में यूपी देश में पहले स्थान पर है। यानी कि जो दहेज हत्या है, इस मामले में देखा जाए उत्तर प्रदेश का पूरे देश में पहला स्थान है, एनसीआरबी का डाटा कहता है। ठीक, तो ये सारे डाटा फैक्ट्स आपके मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जीएस पेपर 6 के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिकी व्यापार अदालत ने ट्रंप के जो 10% टैरिफ था उसको अवैध ठहराया है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जो 10% टैरिफ था ट्रंप के द्वारा लगाया गया था, उसको अवैध ठहरा दिया है। अमेरिका की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए 10% अस्थायी आयात शुल्क को कानून के द्वारा अधिकृत नहीं बताते हुए अवैध करार दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए कानूनी रूप से अधिकृत नहीं बताया है। ठीक है, ट्रंप ने फरवरी 2026 में ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत भारत सहित सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर 150 दिनों के लिए यह टैरिफ लगाया था। अदालत ने कहा है कि धारा 122 का उद्देश्य भुगतान संतुलन संकट से निपटना है, ना कि व्यापार घाटे के आधार पर सार्वभौमिक टैरिफ को लगाना था। इस टैरिफ को देखा जाए, इस जो टैरिफ पर लिया गया जो फैसला है कोर्ट के द्वारा, इस फैसले को भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते तथा द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में भारत की स्थिति मजबूत करने वाला माना जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व फुटबॉलर मोहन सिंह का निधन हो गया है। यहाँ पर देखा जाए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व मिडफील्डर मोहन सिंह 7 मई 2026 को उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत वर्ष 1972 में रंगून में आयोजित प्री ओलंपिक टूर्नामेंट के दौरान बर्मा के खिलाफ मैच से की थी। यहाँ पर चर्चा करें, मोहन सिंह ने 1972 में प्री ओलंपिक टूर्नामेंट में भारत के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय कैप अर्जित किए थे।
घरेलू फुटबॉल में उन्होंने 1972 में संतोष ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था। 2 गोल कर टीम के खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने देखा जाए AFA शील्ड, डूरंड कप, रोवर्स कप और यहाँ पर देखें बोर्डोलोई ट्रॉफी सहित कई प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिताएं भी जीती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मोहन सिंह थे इनका संबंध किस खेल से था, फुटबॉल से था। ये पॉइंट आपके MPPCS और BPSC में खासकर पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। NCRB ने पहली बार पशु क्रूरता अपराधों को एक अलग श्रेणी में शामिल किया है, यानी कि जो पशुओं के खिलाफ क्रूरता होती है ना, उसको अपराधों की श्रेणी में रखते हुए एक अलग कैटेगरी में सम्मिलित किया। यहां पर देखा जाए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने पहली बार अपनी क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत दर्ज अपराधों को अलग श्रेणी में शामिल किया है। ठीक है, इससे पहले पशु क्रूरता के मामलों को विशेष एवं स्थानीय कानून की सामान्य श्रेणी का दर्जा दिया जाता था। यहां पर देखा जाए रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में पशु क्रूरता से जुड़े कुल 9,039 मामले दर्ज हुए हैं और इनमें देखा जाए तो 10,312 लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। इस मामले यहां पर देखा जाए इन मामलों में प्रभावित पशुओं की अनुमानित कीमत लगभग 48.8 करोड़ रुपए रही, जिनमें 44.9% जो पशु थे वो बरामद भी कर लिए थे। ठीक है, पुलिस ने 96.7 मामलों की चार्जशीट दाखिल की, जबकि वर्ष के अंत तक लगभग 22.9 मामलों की जांच यहां पर देखा जाए विचाराधीन रहे। ठीक है, अगली खबर पर चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए अगली खबर क्या है, DRDO और वायुसेना ने टार हथियार का सफल परीक्षण किया है। वही जो स्टार्टिंग में मैंने बताया टार प्रणाली, उसी का यहां पर देखा जाए रिपीटिशन हो गया है। चर्चा करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य बने अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यहां पर देखा जाए हमारे जो अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे वो कौन होंगे, NS राजा सुब्रमण्य। ठीक है, चर्चा करते हैं। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। वह 30 मई 2026 को वर्तमान CDS जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल समाप्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। CDS के साथ साथ वह सैन्य मामलों के डिपार्टमेंट यानी कि DMA के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमण्य को 4 दशकों से अधिक के विशिष्ट सैन्य अनुभव वाले अधिकारी के रूप में माना जाता है। वह सितंबर 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के पद पर कार्यरत है। आगे चर्चा करते हैं। नीति आयोग ने जारी किया स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट। यहां पर बात करते हैं तो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष सुमन के बेरी और अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो निधि छिब्बर हैं, उन्होंने नई दिल्ली में स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी कि देखा जाए ये रिपोर्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, GS पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट, ये रिपोर्ट का नाम है। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, यहाँ पर चर्चा करें। रिपोर्ट में वर्ष 2014 से 2025 के दौरान भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था का आकलन किया गया है, जिसमें नामांकन, आधारभूत संरचना, समावेशन और शिक्षण परिणाम सम्मिलित किया गया है। भारत में वर्तमान में 14.71 लाख स्कूल और 24.69 करोड़ विद्यार्थी हैं, जिससे विश्व की सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा प्रणाली माना जाता है। ये जो प्रणाली है यहाँ पर देखा जाए भारत में वर्तमान में 14.71 लाख स्कूल है, ये रिपोर्ट कहता है। नीति आयोग की रिपोर्ट है, आधिकारिक डाटा है, इसको आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं मुख्य परीक्षा में। साथ ही साथ भारत में देखा जाए छात्रों का आंकड़ा देखा जाए तो 24.69 करोड़ यहाँ पर देखा जाए विद्यार्थी हैं, जिसके कारण ये भारत जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा प्रणाली बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात यहाँ पर देखा जाए जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ये कितना है, 58.4% है, तथा माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर की बात कर ले तो 11.5% है। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर जो ड्रॉप आउट यानी कि बीच में ही जो छात्र अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं वो कितना परसेंट है, 11.5% यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। लगभग 8,000 स्कूलों में शून्य नामांकन पाया गया है, जिसमें सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में दर्ज की गई है। यानी कि देखा जाए जो 8,000 स्कूल जिनमें शून्य नामांकन, स्कूल तो है लेकिन वहां किसी भी छात्र का एनरोलमेंट ही नहीं हुआ है, ऐसे 8,000 स्कूल पाए गए हैं भारत में। और उनमें देखा जाए सर्वाधिक संख्या कहां पर है, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में और उसके बाद तेलंगाना का स्थान आता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आप याद करके रखिएगा, आपके मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, मेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब चलते चलते कुछ सवाल भी आपसे पूछेंगे। टारा भारत की किस प्रकार की हथियार प्रणाली है? जो टारा है ये भारत की किस प्रकार की हथियार प्रणाली है? बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, गाइडेड वेपन प्रणाली है, एंटी टैंक मिसाइल है या ड्रोन प्रणाली है?
क्वेश्चन नंबर 2 है पीएम कुसुम 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को मुफ्त बीज देना, कृषि में डीजल पंपों को सौर ऊर्जा आधारित प्रणाली में बदलना, ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना या जैविक खेती को बढ़ावा देना। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है विजडम वैली परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित की गई है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीआरबी का क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार दहेज हत्या के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। ये 4 ऑप्शन है और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी एग्जाम में डायरेक्टली आपके पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा सवाल पूछा जा चुका है। ये आपका पीवाईक्यू भी है, सेम ऐसा सवाल पीवाईक्यू में पूछा गया है 2021 में। ठीक, चलिए अंतिम सवाल है, अमेरिका की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने किस देश के 10% अस्थायी आयात शुल्क को अवैध घोषित किया? चीन, रूस, अमेरिका या जापान। ठीक है, तो ये 5 सवाल, इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस क्लास की क्लास पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। आज ही जो पुराने पीडीएफ बचे हुए हैं कल के, वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी। साथ ही साथ आज आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप हमारे ऐप पर जाकर इसका जो डेली टेस्ट होता है, डेली टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कंपाइल पीडीएफ, डेली पीडीएफ आपको प्रदान की जाती है, उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करिएगा, अन्यथा आप हमारे वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर जो वीडियो लेक्चर का सेक्शन है, उस वीडियो लेक्चर के सेक्शन के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली क्लास पीडीएफ शेयर की जाती है। इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।